हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग 2024 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका पेपर 2 का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें 20 क्वेश्चंस हुआ था। पेपर 2 का पार्ट 2 आज होने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होगा। और पार्ट 3 में रेस्ट जो भी क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन सा? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर। ऑर्गेनिक हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले, जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 26 और पिछले वाले का लेक्चर नंबर 25 है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था लेक्चर, लास्ट लेक्चर में वहां पे हम लोगों ने 24 डाल दिया था, जो कि गलत है। लास्ट लेक्चर 25 था और आज 26 है। ठीक है। हमने लोग वैसे करेक्ट कर दिया गया था बाद में, बट आप लोग ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। If a mixture of NaCl, concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 is heated in a dry test tube, a red vapor X is formed. This vapor X dissolves in aqueous NaOH to form a yellow solution, which upon treatment with AgNO3 forms a red solid Y. इसमें X और Y पूछ रहा है। देखो, ये मेन ग्रुप का क्वेश्चन है, मेन ग्रुप का क्वेश्चन। और मेन ग्रुप में ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आते रहते हैं। देखो, रिएक्शन क्या है हमारा? K2Cr2O7 प्लस 4NaCl प्लस 3H2SO4, ये हमारा बनाता है क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब 2CrO2Cl2। ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है। उसके साथ साथ क्या बनता है हमारा? K2SO4 प्लस 2Na2SO4 प्लस 3H2O। ठीक है। उसके बाद क्या है वो देखो। उसके बाद बोला गया है ये हमारा एक्स बन गया है। ठीक है। द वेपर एक्स डिजोल्व इन एक्वस NaOH टू फॉर्म येलो सॉल्यूशन। मतलब इसमें अगर हम डिजोल्व करते हैं NaOH तो हमारा क्या बनता है? Na2Cr O3 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम क्रोमेट। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ AgNO3 फॉर्म्स अ रेड सॉलिड। मतलब इसके साथ अगर हम AgNO3 का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा? AgCrO4 प्लस 2NaNO3, मतलब सिल्वर क्रोमेट। ठीक है। सिल्वर क्रोमेट। ये हमारा सॉरी, ये हमारा y है और ये हमारा x है। x क्या है? CrO2Cl2। देखो, CrO2Cl2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी सही है। उसके बाद देखो क्या? AgCrO4 AgCr2O7 ये नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है। इसमें और क्या क्या आपको ध्यान रखना है? ये हमारा रेड कलर का है, ये हमारा येलो कलर का है और ये हमारा रेड कलर का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, choose the correct technique where the potential applied across two electrode in maintained constant, the current measured is plotted against volume of the titrant। देखो, वोल्ट वोल्टामेट्री में क्या होता है? पोटेंशियल वेरी करता है, करंट मेजर होता है। ठीक है। एम्फेरोमेट्री में क्या होता है? कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, करंट मेजर्ड वर्सेस टाइट्रेट वॉल्यूम। पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है? पोटेंशियल मेजर्ड नॉट करंट वर्सेस टाइट्रेट वॉल्यूम। पोलैरोग्राफी में क्या होता है? करंट मेजर्ड एज पोटेंशियल इज स्कैंड नॉट कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें। करेक्ट टेक्निक वेयर इन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स इन मेंटेन कांस्टेंट एंड करंट मेजर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेट। मतलब हमारा हो जाएगा आंसर एम्फेरोमेट्री। इसमें क्या होता है? पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है और करंट मेजर्ड वर्सेस टाइट्रेट वॉल्यूम वही हमारा दिया गया है। करंट मेजर्ड वर्सेस टाइट्रेट वॉल्यूम दिया गया है। और पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रहा है एम्फेरोमेट्री में। करंट कांस्टेंट रहता है क्या? पोटेंशियल। और हम लोग ग्राफ किस पे बनाते हैं? करंट मेजर्ड वर्सेस टाइट्रेंट वॉल्यूम। ठीक है।
यहाँ पर रिमार्क दिया गया है, ये ट्रू है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये इसमें भी कांस्टेंट नहीं रहता है पोटेंशियल, इसमें करंट मेजर नॉट करंट मेजर्ड नॉट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। देखो, जिंक इन कार्बोनिक anhydrous is coordinated by 3 histidine and 1 water molecules. The reaction of CO2 with the enzyme is an example of। देखो, जिंक +2 में है, 3 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल्स है, 3 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल्स है, ये +2 में है और इस पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट है। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 से। पूछ रहा है किस टाइप का एग्जाम्पल है। देखो, होता क्या है, ZnOH- इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको ओवरऑल हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हिस्टिडीन साइड से रिएक्शन होता नहीं, कहाँ से होता है, ऑक्साइड मतलब वाटर साइड से, तो इसका OH साइड से होता है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं CO2 से, तो क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उस पे अटैक करता है, उस पे अटैक करके क्या बनाता है, Zn2 + HCO3-। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमारा बनाता है Zn2 + OH, मतलब वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रस बन जाता है, प्लस HCO3- प्लस H+, ये होता है। इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इसका अटैक हो रहा है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और क्या पूछ सकता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, Zn+2 में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, at pH 7.2 and 10 torr oxygen partial pressure the extent of O2 binding is। देखो, इसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को हम लोग डायरेक्ट MB लिखते हैं, नहीं बचेगा थोड़ा सा। चलो, मायोग्लोबिन हैज अ मच हायर affinity for oxygen than हीमोग्लोबिन। ये तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। देखो, होता क्या है, मायोग्लोबिन के साथ क्या होता है वो देखो, इट्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज कर्व इज हाइपरबोलिक। हाइपर मतलब इसका कुछ इस तरह का कर्व होता है, ये हाइपरबोलिक। ठीक है, इसका ग्राफ होता है PO2 और वर्सेस I, और इसका लो प्रेशर पे हमारा होता है 0 ऑर्डर, सॉरी लो प्रेशर पे होता है हमारा 1st ऑर्डर, और हाई प्रेशर पे होता है हमारा 0 ऑर्डर। क्यों होता है वो इस इक्वेशन से आप लोग समझ सकते हैं, KPO2/1 + PO2, इस इक्वेशन से आप लोग समझ सकते हैं। जो लो प्रेशर पे 1st ऑर्डर और हाई प्रेशर पे 0 ऑर्डर होता है, बट ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ और है। ठीक है, हाइपरबोलिक एंड अप्रोचेज सैचुरेशंस even at low O2 partial pressure अराउंड कितना होता है, 10 टॉर। ठीक है, ये तो होता है मायोग्लोबिन के लिए, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा होता है, सिग्मोइडल। सिग्मोइडल समझते हो, कुछ इस तरह से, पहले ऐसे अप जाता है, फिर डाउन, फिर अप, ये। इसका भी हम लोग PO2
और इधर एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मोइडल। ठीक है, और इसके अगर प्रेशर की बात करोगे अराउंड 26 टॉर होता है। ठीक है, इसका अराउंड 26 टॉर होता है और इसका अराउंड 10 टॉर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई फॉर बोथ नहीं, बिल्कुल नहीं, हाई फॉर हीमोग्लोबिन। हाई फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर मायोग्लोबिन। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Okay. इसमें क्या दिया गया? एट pH 7.2 एंड 10 टॉर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज। ओके, 10 टॉर पे O2 बाइंडिंग ज्यादा किसका होगा? समझ गया, समझ गया, समझ गया। ये 10 टॉर पे O2 बाइंडिंग किसका होगा ज्यादा? मायोग्लोबिन का होगा ज्यादा। हाई फॉर मायोग्लोबिन एंड लो फॉर हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए हमको कितना चाहिए? 26 टॉर चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये हमारा पीएच इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमारा पीएच डिपेंडेंट होता है। इसलिए यहाँ पे 7.2 पीएच दिया गया है, तो उससे भी समझ सकते हो हाई फॉर मायोग्लोबिन और लो फॉर हीमोग्लोबिन। इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ CrF6 3 एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व। ये 3 एब्जॉर्प्शन बैंड है रिस्पेक्टिवली ड्यू टू ट्रांजिशन। देखो, ये ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन और हर बार ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन आता है, और इसलिए बता रहा हूँ ऑर्गल डायग्राम बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, ये कौन सा है? क्रोमियम +3, मतलब D3। D3 का ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? 4F। कैसे हो जाएगा निकालने के लिए बता चुके हैं। अब 4F है तो इसके साथ 4P भी आएगा, क्योंकि F अकेला नहीं आता है, P भी आता है अकेला। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनेगा ऐसे, यहाँ पे 4F आएगा और यहाँ पे 4P आएगा। अब देखो, ये सबसे पहले कौन सा है? पहले देखो, D1, D2, D4 एंड D3। ठीक है, D6, D7, उसके बाद D9 और D8। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 2 होल सिस्टम, सॉरी ये 1 होल सिस्टम हो जाएगा। 1 होल सिस्टम और ये 2 होल सिस्टम। देखो, होल और इलेक्ट्रॉन का क्या है आज वो भी देख ही लो, वरना कितना याद करते फिरोगे। देखो, सपोज D4 लेते हैं हम। D4 1 2 3 4। अब देखो, ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है? ये भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा? एक होल पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए D4 आ जाता है 1 होल सिस्टम में। ठीक है, उसी तरह अगर D3 की बात करोगे, तो D3 में तो ये भी चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब दो दो पॉसिबिलिटी, तो ये 2 होल सिस्टम है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन का भी देख ही लो। इलेक्ट्रॉन का चलो D1 लेते हैं, ये यहाँ आएगा या ये यहाँ जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं। ये यहाँ भी चल जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये होल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्पेस कम, तो होल पे डिपेंड करेगा। अगर स्पेस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, तो वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। या तो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो फिर याद रख लो। अब देखो, इसको भी मिटा ही दो, इसकी भी क्या जरूरत। एक चीज और बताए थे, इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल तो नॉर्मल, इलेक्ट्रॉन तो टेट्राहेड्रल इनवर्स, होल टेट्राहेड्रल नॉर्मल, होल ऑक्टाहेड्रल इनवर्स। ठीक है, अब देखो, D3 हमारा कौन सा है? D3 हमारा होल सिस्टम है। ठीक है, होल और कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया गया? ऑक्टाहेड्रल। तो होल और ऑक्टाहेड्रल तो हमारा इनवर्स हो जाएगा। 4F किस किस में स्प्लिट होता? 3 होता, E1G, E2G और A2G। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, ठीक है, सॉरी।
ये हमारा नॉर्मल है। इसका इन्वर्स कैसे बनेगा? नीचे आ जाएगा A2G, बीच में रहेगा T2G, ऊपर रहेगा T1G, और P भी हमेशा T1G में टूटता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 4F होगा, 4F। ठीक है, ये 4 4 4 4। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनल डायग्राम बन गया। अब जो बच गया उसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, इसमें कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? एक तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, दूसरा ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, तीसरा ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले 4A2G सब जगह लिख लो। 4A2G, 4A2G। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? 4T2G, 4T2G। दूसरा क्या है हमारा? 4T1G, 4T1G, T1G। ये T1G है P का, और ये है F का, और ये है F का, और ये तीनों तो F का ही है। अब देखो हमारे पास दिया क्या क्या गया है, 670 440 290। बट ये क्या है? ये एनर्जी है, और इधर हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन बैंड दिया गया है। तो दोनों का कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो 4A2G से 4T2G कहाँ है? ये देखो, ये एनर्जी में सबसे छोटा है, इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये बीच वाला A2G से T1G, ठीक है, ये बीच वाला एनर्जी है, तो इसका भी एब्जॉर्प्शन बीच में ही रहेगा। और ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, देख रहे हो, 4A1G से 4T1GP, मतलब यहाँ से ये वाला एनर्जी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसका एब्जॉर्प्शन बैंड सबसे कम होगा। तो हमसे पूछ रहा है यही सीक्वेंस में, तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। देखो 4A2G से T2G, 4A2G से T1GF, 4A2G से T1GP। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जिसका ज्यादा एनर्जी उसका भी एब्जॉर्प्शन बैंड एनर्जी कर दो, तो वो पहला ऑप्शन में ही दे के रखा है। देखो 4A2G से T1GP, ठीक है, पहला यही दे के रखा है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। एकदम गलत आंसर ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, for an electron of a particular element, the possible transitions of electrons between its energy levels are shown below. Choose the transition which would produce the high energy transition in absorption band. Sorry, absorption spectra. देखो, absorption spectra क्या पूछ रहा है? Electron between its energy level shown, choose the transition which produce high energy। हाई एनर्जी का पूछ रहा है, आपको देख के लगेगा कि ये वाला हाई एनर्जी है, ठीक है, बट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा है, E1 से E3 है, और दूसरा है E2 से E4। ठीक है, देखो दोनों दिखने में एक ही ले है, क्योंकि हमको डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई इक्वल्स टू E3 - E1, और डेल्टा ई इक्वल्स टू E4 - E2, यही करना है। अब इसमें देखना ज्यादा किसका होगा, हम लोग को अच्छे से पता है। जैसे अगर बैंड बनाते हैं ना, तो ग्राउंड स्टेट यहाँ रहता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ, फिर सेकेंड यहाँ, फिर थर्ड यहाँ, फिर फोर्थ यहाँ, फिर फिफ्थ यहाँ। ये जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, इसका स्पेसिंग घटने लगता है। तो हमारा ये वाला
E1 से E3 ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, E2 से E4 के कंपैरिजन, क्योंकि जैसे जैसे हम अपवर्ड जाते हैं हमारा ये स्पेसिंग घटने लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा E1 से E3 यानी दो, दो किधर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बैंड है इसलिए डाउनवर्ड एरो नहीं अपवर्ड एरो को हम लोग कंसीडर करते हैं, डाउनवर्ड एरो को तो पहले ही काट के हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट, द टी द टू ईजी, ओके, ये दिया गया 4A2G से 2EG, ट्रांजिशन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ क्रोमियम NH3 होल 6 3+, मतलब क्रोमियम +3 यानी D3 नियरली अकर्स एट, देखो D3 का अभी हम दिखाए है ऑर्गल डायग्राम से, इसका ग्राउंड स्टेट क्या आया था, 4F था ना, 4F और 4P, 4F में क्या था सबसे पहले नीचे, T2G सॉरी A2G, फिर T2G, फिर था T1G। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ये रहा ग्राउंड स्टेट, और E2 2EG हमारा क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हमारा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसका एनर्जी हमको 450 नैनोमीटर मिलता है। ठीक है, एकदम बुक का ही डेटा दिया गया है। इसमें देखो सॉल्व करने जैसा कुछ हमको लगा नहीं जो हम आपको सॉल्व करके बताए, इसमें सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन में दिया गया था, 4F का ग्राउंड स्टेट A2G होता है, और हमारा जो EG है 2EG, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, और दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमारा 450 नैनोमीटर विजिबल रीजन में शो होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। और वैसे ही बता दें आपको हम, ये हमारा PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन कब का, 2018 का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 PYQ HPSC, आप लोग गूगल कर लेना मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, the ratio of relative intensity of two molecular ion peaks of methyl bromide in mass spectra, ओके मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन आ गया, वैसे ही हम ये ऑर्गेनिक में करने वाले थे स्पेक्ट्रा, बट ठीक है। देखो होता क्या है ना, इसमें जो टू मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है किसका, मिथाइल ब्रोमाइड का, वो कुछ इस तरह से होता है, M और M+2+, ठीक है, बट इसका रेशियो देखोगे तो 1:1 आता है, क्यों आता है 1:1, क्योंकि ब्रोमीन का जो हमारा आइसोटोप आता है, एक आता है 79 BR, एक आता है 81 BR। ठीक है, इसका परसेंटेज होता है 50%, अराउंड 50%, और इसका अराउंड 49%, दोनों मिला के 100% होता है, बट एग्जैक्ट हमको अभी याद नहीं है। ठीक, बहुत ही सिमिलर आइसोटोप होने के कारण इसका जो आयन पीक आता है वो 1:1 का ही आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियो न्यूक्लियाई क्या दिया गया है, 222 RN86। ठीक है, अंडरगोज टू सक्सेसिव बीटा डीके फॉलोड बाय वन अल्फा डीके, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले एक मैं डेटा लिखा देता हूँ, वो डेटा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रे, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखो, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, 4 हीलियम 2, बीटा पार्टिकल्स 0 बीटा -1, गामा पार्टिकल्स 0 गामा 0, ये -1, न्यूट्रॉन होता है 1 N 0, पॉजिट्रॉन होता है 0 बीटा+1, मतलब इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है जब बीटा हम लोग यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इसमें बोल रहा है पहले टू सक्सेसिव बीटा डीके हो रहा है, मतलब टू
0 बीटा -1 ये हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो मास में तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको 2 लिख दो, Rn लिख दो। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 86 के बराबर आ जाए। देखो अगर हम यहाँ पे 88 लिख देते हैं तो 86 इक्वल्स टू 88। यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू टू, -2, तो ये हो गया बराबर 86 इंटू इक्वल्स टू 86। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले बार में डिके जब दो बीटा सक्सेसिव डिके करवाए तो हमको क्या मिला? ये 2 Rn 88। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? 1 अल्फा डीके। ठीक है, 1 अल्फा डीके, 1 अल्फा डीके करवाएंगे तो हमारे क्या निकलेगा? 4 हीलियम 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखें जो दोनों बराबर हो जाए? देखो मास भी चेंज हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 218 लिख दे Rn, यहाँ पे 86 लिख दे तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर देखो, 2 इक्वल्स टू 218 प्लस 4 बराबर हो गया। नीचे देखो 88, ये देखो 86 प्लस 2, तो मतलब बराबर हो गया। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसमें पूछ क्या रहा है? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 86, एटॉमिक मास 218, 86 86 86। ओके, ये रहा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द रेडिएशन commonly detected by, okay, in neutron activation analysis the radiation commonly detected is, देखो, in neutron activation analysis a stable nucleus is bombarded with neutron to form a radioactive isotopes. ठीक है, these newly formed isotopes they decay and emits gamma rays. ठीक है, which are characteristic of that particular element. These gamma rays are detected and analyzed to determine the identity and quantity of the element present. मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ये आप लोग के रेफरेंस के लिए दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द बोथ सेंटर ऑफ इन्वर्जन एंड S4? देखो इसमें या इसमें या इसमें या इसमें किसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन और S4 दोनों है? देखो सबसे पहली बात BF4 क्या है? हमारा टेट्राहेड्रल है। SF4 हमारा टेट्राहेड्रल है। उसके बाद इन तीनों में देखो ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? SO2-, यानी एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो ये लोन पेयर भी बच गया। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। देखो ये हमारा होता है D3H और ये हमारा होता है C3B। ये इन चारों का पॉइंट ग्रुप है। अब देखो टेट्राहेड्रल में S4 तो होता है बट इन्वर्जन नहीं होता, इसमें भी इन्वर्जन नहीं होता, इसमें भी इन्वर्जन नहीं होता, टेट्राहेड्रल में इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी में भी इन्वर्जन सेंटर नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में अगर इन्वर्जन आ जाए तो वो हमारा TH पॉइंट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, वो हमारा TH पॉइंट ग्रुप हो जाता है। इसमें इन्वर्जन सेंटर किसी में भी नहीं है, बट ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन डी दिया गया है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बताना कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, बाय द वे ये रहा पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन करने का मेरा खुद का स्टेप्स। ये भी मैं किसी और टीचर से ही सीखा हूँ, मेरा खुद का मैं कैसे बोलूँ, मैं भी किसी टीचर से ही सीखा हूँ। ये एक शॉर्ट करके दिया गया है। ठीक है, कैसे हमको यहाँ से स्टार्ट करना है? मॉलिक्यूल्स लीनियर है, इधर जाना है, नॉन नॉन लीनियर है तो इधर जाना है, परफेक्ट सिमेट्री है तो इधर जाना है, परफेक्ट सिमेट्री नहीं है तो नीचे जाना है। ठीक है, CN एक्सिस है तो इधर जाना है, CN एक्सिस नहीं है तो फिर नीचे जाना है। उसके बाद NC2, अगर CN हो गया प्रिंसिपल एक्सिस तो NC2 है तो फिर आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर नीचे आना है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना। पॉइंट ग्रुप हर बार पूछा जाता है। अगर आपको पॉइंट ग्रुप बता रहे हैं तो फिर आप बता सकते हो कि इसमें इन्वर्जन सेंटर है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग एक भी नहीं है और आपके अकॉर्डिंग क्या हो वो हमें बता सकते हो।
नेक्स्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल्स का रेशियो दिया गया 1:2। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, देखो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है, इतना तो पता ही होगा। और मास मास ऑफ प्रोटोन इक्वल्स सॉरी मास ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एम पी होता है। मतलब मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन, ये होता है। अब देखो अल्फा प्रोटोन अपॉन अल्फा सॉरी लेमडा प्रोटोन अपॉन लेमडा अल्फा, ठीक है। यहाँ अब देखो एच अपॉन एम प्रोटोन म्यू प्रोटोन अपॉन एच अपॉन ये लेम सॉरी एम अल्फा म्यू अल्फा, ठीक है। इसके टर्म में इन दोनों को लिखती है हम। अब देखो ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। एम अल्फा म्यू अल्फा अपॉन एम प्रोटोन म्यू प्रोटोन। अब देखो एम अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, 4 टाइम्स एम प्रोटोन होता है। 4 एम प्रोटोन म्यू अल्फा अपॉन एम प्रोटोन म्यू प्रोटोन, ये कितना है 1:2 यानी 1/2। यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू अल्फा अपॉन म्यू प्रोटोन इक्वल्स टू 1/8। हमको रेशियो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, प्रोटोन से अल्फा, तो प्रोटोन से अल्फा इसको पलट दोगे, प्रोटोन से अल्फा ये हो जाएगा 8/1, यानी 8:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो लेमडा को हम वेलोसिटी से कैसे कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। वेलोसिटी को v लिखो, ठीक है। यहाँ पर म्यू बोले इसका कोई ऐसा नहीं है, वेलोसिटी को v भी लिखो या म्यू भी, जो भी बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द सोडिंगर इक्वेशन, ये सोडिंगर इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वायर साई ऑन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस अल्फा साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साई एट विच द अबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। ये होता है साई इक्वल्स टू 0 होगा, अगर यहाँ पे साई इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो उसका जो हर एक पॉइंट होगा वो हमारे बॉक्स से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड द बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस इन फॉर्मूला के बेस पे ही कुछ पूछेगा, वरना इससे ज्यादा नहीं पूछते ये लोग। इसका जो साई का वैल्यू होगा, इसका साई का वैल्यू, वो जैसे 0 डालोगे तो वो जो उसका जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द बॉक्स चला जाता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, the ground state term symbol and calculated magnetic moment in bm for dy 3 plus ion respectively। देखो dy 3 प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f9। कैसे होता है 4f9, ये भी बताने की जरूरत है क्या। dy का क्या होता है 4f10 6s2, यही होता है। +3 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब देखो 9 है तो सबसे पहले f ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। पहले होता है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। एल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 2 5, ओके। एल वैल्यू हमारा 5 आएगा। कैसे आएगा कैलकुलेट करके बता दें या आप कर लोगे खुद से, देख ही लो। इधर -3 है तो ये वाला कट गया, इधर -2 है तो ये वाला कट गया, यहाँ से 3 2 5 आ गया, ये -1 ये -1 कट गया, ये 0 तो
है ही नहीं कुछ। तो 3 2 5 L। अब देखो SPDF 0 1 2 3 SPDF H, ठीक है 4, मतलब L वैल्यू 5 = H, इतना पता चल गया। अब देखो 2S+1LJ, हमको J भी निकालना है। J कैसे निकालते हैं? अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो L+S लेते हैं, फॉर मोर देन हाफ फील्ड। अगर लेस देन हाफ फील्ड हो तो L-S लेते हैं, ठीक है। L हमारा कितना है? 5। S हमारा कितना है? 5/2। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 15/2। अब देखो 2 × 5/2 +1LJ, ठीक है। L की जगह हमारा आ जाएगा H, L की जगह हमारा आ जाएगा H, और यहाँ पे 15/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6H 15/2। ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। 4H 50/2 ये कट, अच्छा ये तो नहीं कटेगा, ये तो है ही सेम, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। +6H 15/2 हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। अब हमको निकालना क्या है? कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो F ब्लॉक में कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एक बार इसको सारे को मिटा देते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या निकला था हमारे पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 5। इसमें μ = S × n × n+2 नहीं करना है, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एफ ब्लॉक में हमारा ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, μ = यार देखो μ = G J√J+1, यहां से हम लोग निकालते हैं। अब ये जी का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो इसका तो जी का वैल्यू 1.33 होता है, कैसे निकालोगे वो देख लो। G = 1 + J × J+1 +S × S+1 -L × L+1 अपॉन 2J × J+1। इसमें J का वैल्यू 15/2 अभी निकाले हैं, S का वैल्यू 5/2 और L का वैल्यू 5। ये सारे को पुट करके आप लोग कैलकुलेट करके देखना, इसका G का वैल्यू आएगा 1.33, ठीक है। उसको अब यहाँ पे पुट कर दो, μ = 1.33 रूट अंडर J का वैल्यू है 15/2 इंटू 15/2 +1, ये आ जाएगा 1.33। फिर 15 15 इंटू 17/2, इस पे रूट चढ़ा है, ठीक है। ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1.33/2 इंटू ये आ जाएगा अराउंड 255 रूट में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 15.96 इंटू 0.66, ये आ जाएगा 10.65, ठीक है। जो कि हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए। देखो एफ ब्लॉक में मैग्नेटिक मूवमेंट इससे निकलता है, इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, इससे निकलता है। इसमें स्पिन का और ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। और हम लोग जो पहले करते थे μ = ये वाला फॉर्मूला, μ = n × n+2। इसमें n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। लेकिन एफ ऑर्बिटल में और कभी कभी डी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल क्विंचिंग भी आता है, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला बेस्ट होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
यहाँ से जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, और कितना इजी क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। अब देखो, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ कितना हो सकता है पी ब्लॉक में? 3 हो सकता है। ये कितना, 8 7 15, ये है 14, इसको तो बाद में देखेंगे। 8 7 15 एक 16। ठीक है, अब देखो, 1s पूरा ही लिख लो, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 1। देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है किसका? 2p इधर लिखो, 2p इधर, 2s इधर, 2s इधर, 1s इधर, 1s इधर। ठीक है, अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन डाल के देखो एक बार क्या होता है। डायरेक्ट जो आंसर है वही, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन उस पर ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसके बाद जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, अगर बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा। देखो, एन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? इधर हो गया 6, 2 8, 2 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, इधर रहा 2 4, तो ये हो जाएगा 3। सबसे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, तो सबसे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा? इसी का हो जाएगा। तो NO प्लस हमारा करेक्ट आंसर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जिस कारण इसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आएगा। बॉन्ड लेंथ, अब देखो NO2 प्लस को एक बार देख लो, क्योंकि इन तीनों से तो समझ में आ गया। अब जैसे देखो 14 था, फिर 15, इसको कंसीडर करो। एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अब है 16, एक और आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका है 2.5। अब NO2 प्लस देखो, नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर डाल दो, एक ऑक्सीजन इधर डाल दो। ठीक है, अब प्लस चार्ज है, एक सेकंड, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिया ना यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, प्लस चार्ज है तो इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हो गया, जो कि एक डबल बॉन्ड ही है। और इधर ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम कम इसी का होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो या तो इसका हो सकता है या फिर इसका हो सकता है, क्योंकि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो इसी का है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और हर किसी को पता ही होगा, इस पे तो ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्यू ट्रांस फॉर ए मॉलिक्यूल्स इन वन डायमेंशन। मतलब क्यू ट्रांस के बारे में पूछ रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले इसका कैसे दिया गया था वो हम पहले लिख देते हैं, फिर अभी का लिख देंगे। क्यू ट्रांस इक्वल्स टू 2πm/kBt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू LX। ये PYQ में दिया गया था, और अभी क्या किया था, चेंज करके दे दिया। अभी कैसे इसको लिखा है? 2πm/k, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को सिर्फ यहाँ पे k लिखा है, KT। इस पे पावर दे दिया 1/2। H2 का h स्क्वायर का अगर रूट करोगे तो h बचेगा, और LX अपॉन h, यही दिया गया है। अब ये देख लो ये कहाँ दिया गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ये पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर नहीं होता है, आर नहीं होता है, क्यूब पावर नहीं होता है, रूट पावर है तो स्क्वायर रूट। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following thermodynamics parameter is independent of the choice of energy zero? मतलब independent of energy choices zero क्या हो सकता है? देखो, इंथैल्पी हमारा क्या होता है, इंट्रोपी हमारा क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होता है। इंट्रोपी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी लिखते हैं, एनर्जी तो चाहिए इसके लिए, हटाओ इसको। इंट्रोपी में क्या होता है, मैक्सिमम रेंडमनेस, रेंडमनेस बढ़ेगा तो हमारा इंट्रोपी बढ़ेगा। एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला आता है के एल एन डब्ल्यू, इसको अभी साइड करो। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्या होता है, एच माइनस टी एस, एच के लिए वापस क्या हो जाएगा, यू प्लस पी वी, तो मतलब इसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए क्या होता है, यू माइनस टी एस। ठीक है, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, इसमें भी इंटरनल एनर्जी चाहिए, इसका भी एनर्जी ऑफ चॉइस जीरो नहीं है, मतलब सबके लिए एनर्जी डिपेंड करता है। सिर्फ हमारा एंट्रोपी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एनर्जी जीरो, हमारा आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, या फिर सीधी भाषा में ये समझो तो पैरामीटर पे इंडिपेंडेंटली कौन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, एंट्रोपी हमारा डिपेंड करता है एनर्जी पे, इंट्रोपी डिपेंड करता है हमारा एनर्जी पे, ऐसा नहीं कि नहीं डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एनर्जी जीरो, उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हमारा डायरेक्ट डिपेंडेंट है एनर्जी पे। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, in the Lindenmann mechanism of unimolecular reaction, the order of reaction at low pressure is, देखो ये हमको इंपॉर्टेंट लगा और इस बार भी आ सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने अपना नोट्स यहाँ पे चिपका दिया ताकि मेरा भी टाइम कम बचे। सबसे पहले तो ये देखो, लेंडनमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहता है क्या है, रेडिएशन हाइपोथेसिस गिवन बाय पर्किन, ये तो कॉमन चीज है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कब होता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन कहाँ से, आउटसाइड सोर्स से। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन प्रोसीड बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द वॉल्स ऑफ वेसल्स, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज सम रिएक्शन कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, रेडिएशन हाइपोथेसिस इज नॉट appropriate, another more appropriate theory was given by Lindenmann, that is known of Lindenmann theory of unimolecular reaction। इसका मैकेनिज्म, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। स्टेप वन में क्या होता है, एक्टिवेशन स्टेप, ए प्लस ए, इसको के वन लिखा है, ए स्टार है प्लस ए, फिर डीएक्टिवेशन में ए स्टार प्लस ए, के माइनस वन, ए प्लस ए, उसके बाद डीकम्पोज में ए स्टार से के टू से, के टू रिएक्शन रेट है, फिर पी, तो मतलब ए प्लस ए, ये है हमारा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसी को इधर हम खोल के लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से रेट हो गया ये। अब देखो इस टाइप का रिएक्शन पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एस एस ए लगाओगे तो डी ए स्टार अपॉन डी टी इक्वल्स टू के वन ए स्क्वायर माइनस के माइनस वन ए इंटू ए, ए स्टार माइनस के टू, ये माइनस है, के टू ए स्टार इक्वल्स टू जीरो। यहां से सॉल्व करोगे तो हमको ये इक्वेशन आता है, या तो इतना सॉल्व करो नहीं तो सीधा ये इक्वेशन याद रखो। लाइनमेंट का इक्वेशन क्या है, आर इक्वल्स टू के वन के टू ए स्क्वायर अपॉन के माइनस वन ए प्लस के टू, ये या तो याद रखो। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ क्या रहा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होगा, देखो लो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखो एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ये के ए, के इनवर्स ए लेस देन के टू। ठीक है, लेस देन के टू,
मतलब हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा R इक्वल्स टू K1 K2 A स्क्वायर अपन K2, फिर यहाँ से K2 से K2 कैंसिल आउट हो गया तो K1 A स्क्वायर, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर हो गया किस पे, लो कॉन्सेंट्रेशन या फिर लो प्रेशर। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, K इनवर्स A ग्रेटर देन K2 हो जाएगा, तो यहाँ से K2 हम लोग निकाल देंगे, तो ये हमारा ये बच गया। अब इस पे देखो, ओवरऑल हमारा यहाँ पे ए था, ये इससे कट गया तो हमारा ए बच गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। मतलब देखो, लाइंडनमैन थ्योरी में लो प्रेशर सेकेंड ऑर्डर, हाई प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर, या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो, सिंपल सी बात है। मैं तो बोलूंगा सिर्फ इतना ही याद रखो आप लोग, सॉरी, मैं तो बोलूंगा आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, R इक्वल्स टू K1 K2 A स्क्वायर अपॉन K-1 A प्लस K2। आप लोग इतना ही याद रखो, लो प्रेशर बोले हाई प्रेशर बोले लोग करते रहना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे फिर से लिख लो, लो प्रेशर पे सेकेंड ऑर्डर और हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट, nickel CO4 with tetrahedral structure and has A1 and T1 vibrational mode. Choose the correct answer among the following. ये भी डिटो PYQ का क्वेश्चन है। निकेल CO4 ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट था, A1 E T1। ठीक है, इसमें A1 किस में प्रेजेंट रहता है, E किस में प्रेजेंट रहता है और T1 किस में प्रेजेंट रहता है, सॉरी T1 नहीं होगा T2 होगा, यहाँ पे T2 होगा। ठीक है, इसमें हमारा T2 IR भी एक्टिव होता है और रमन भी एक्टिव होता है। A1 हमारा रमन एक्टिव होता है और IR इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये तो ठन ठन गोपाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 रमन एक्टिव है और IR इनएक्टिव है। देखो A1 मोड इज बोथ, बोथ तो बिल्कुल नहीं, T2 मोड्स आर बोथ IR, हाँ T2 हमारा IR एक्टिव है और रमन एक्टिव भी है, आंसर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। A1 मोड इज IR एक्टिव बट रमन इनएक्टिव, गलत, A1 तो हमारा रमन एक्टिव है। T2 मोड्स आर रमन एक्टिव एंड IR इनएक्टिव, T2 हमारा दोनों IR भी एक्टिव है और रमन भी इनएक्टिव है, यहाँ पे बोल दिया IR इनएक्टिव, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, the correct empirical equation proposed by Freundlich for absorption of a gas on solid, whereas x equals to amount of adsorbent and m equals to amount of adsorbent or p equals to pressure, k and n are two constant। देखो फ्रूनलीफ के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला आता था हमारा a इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम, इसमें होता था x इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ adsorbate अपॉन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब A इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम होता था और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पार्शियल प्रेशर अपॉन 1/n। ठीक है, इसको A इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू K P1/n, तो ये भी एक कांस्टेंट है। अब देख लो, x अपॉन एम इक्वल्स टू K P⁻1/m, ये हमारा सही है। ठीक है, x इंटू एम गलत, x अपॉन एम इक्वल्स टू इस पे डायरेक्ट, ये भी गलत, x इंटू एम ये भी गलत, हमारा आंसर ऑप्शन ए
बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है फ्रूट लीफ के अकॉर्डिंग। वैसे ये इसका डेफिनेशन है, इससे हम लोग ये डिराइव करते हैं। मतलब A इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन 1/n। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखो। आज भी 20 क्वेश्चंस हो गया, हम मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अभी तक में टोटल 25 लेक्चर हो चुका है और आज भी ये कंप्लीट हो गया तो 26 लेक्चर हो चुका है। हम लोग 2013 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मिलते हैं 2024 पेपर 2 और पार्ट 3 में। जो भी क्वेश्चन होगा इसमें पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।